नमस्कार। अधर्म का धर्म पर विजय का प्रतीक विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मंत्र ओम सर्व स्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समीते भय भस्त्राहि नौ देवी देवी दुर्गा नमस्तुते। इसका मतलब है कि देवी दुर्गा हर रूप में है और हर शक्ति का स्रोत भी देवी दुर्गा है। तो इस दिन हम लोग देवी दुर्गा से ये नमन करते हैं कि वो हमारे अंदर के भय और संकट को नष्ट करे, उससे हमें मुक्ति दे। हम लोग सब कोई ना कोई बैटल लड़ रहे होते हैं, किसी न किसी प्रकार का युद्ध लड़ रहे होते हैं, बाहर या अंदर। जिस प्रकार देवी दुर्गा महिषासुर का वध करके उस पर विजय हासिल की थी, उसे पराजित की थी। तो ये पौराणिक कथाएं, जो हमारी धार्मिक कथाएं हैं, वो एक्चुअली कहानी नहीं है, वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना भी पावर क्यों ना हो, अंत में वो हारता ही है और उस पर हम जीत हासिल करते ही हैं। ये उत्सव एक्चुअली में सत्य का असत्य पर विजय, रोशनी का अंधकार पर विजय, भय का साहस पर विजय का प्रतीक है। तो ये मैसेज हम लोग फेस्टिवल तक ही ना रखें, इसे अपने लाइफ में, अपने एक्शन में और अपने चॉइस में उतारें। विजयादशमी के दिन दो चीज हुआ था। पहला तो माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध और दूसरा श्री राम के द्वारा दशानन रावण का वध। तो आप कभी सोचे हैं कि दशानन रावण, जिसके पास सब कुछ था, पैसा था, पावर था, नॉलेज था, लेकिन फिर भी उसको पराजय को फेस करना पड़ा, फेल्योर को फेस करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? एरोगेंस था, घमंड था। ये एरोगेंस, घमंड ही उसके पतन का कारण बना। यानी कि वो एक श्री राम जो वनवासी थे, उनके द्वारा उसका युद्ध हुआ। श्री राम को पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि वो अपने पिता और माता के सम्मान में राजपाट त्याग दिए। और तो और श्री राम का व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना हैवी था कि उनके भाई भी अपने भाई के सम्मान के लिए अपना राजपाट त्याग करके कुटिया में रह के राजपाट चलाए। भरत, जो कि कुटिया में रहकर अपने भाई के पद चिन्ह को गद्दी पे रखकर राजपाट चढ़ाए। लक्ष्मण, जो आराम से सुख भोग सकते थे, लेकिन वो भी राजपाट छोड़ करके अपने भाई के साथ जाना स्वीकार किए। सीता, जो उनकी पत्नी थी, वो भी राजपाट को त्याग करके उनके साथ वनवासी जीवन जीना स्वीकार की। तो विजयादशमी एक्चुअली विजय का पर्व नहीं है, ये हमको बताता है कि ये एक त्याग, बलिदान, संस्कार, इन सब चीज़ों का पर्व है, इन सब चीज़ों का प्रतीक है। श्री राम जो एक वनवासी थे, उनके द्वारा रावण का वध हमें ये बताता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, कितना भी उसके पास पैसा हो, लेकिन अंत में वो हारती ही है, अंत में उसको हारना ही होता है। तो आप एक सेकंड के लिए पॉज लें और सोचें कि ऐसी कोई फील्ड है जिसमें आपका ईगो या एरोगेंस आपको कोई चीज को पाने से लिमिट कर रही है। विजयादशमी जो है वो सिर्फ जीत, विजय का पर्व नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर के रावण को जला दिए तो ये फेस्टिवल मना लिए। एक्चुअली विजयादशमी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि आप अपने अंदर के रावण को मारे, जो अंदर का रावण का सिर है, जैसे कि लालच, फिर जेलसी, फिर घमंड, फिर केयरलेसनेस। ये सब जो 10 गुण है, अवगुण है आपके अंदर, रावण के सिर, इसको जलाना ही एक्चुअली विजयादशमी का रियल मीनिंग है। तो इस हफ्ता आप अपने कौन से सिर को एक्चुअली में जला रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। फेस्टिवल्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए लेसन्स छोड़ जाते हैं। और विजयादशमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें लाइफ लॉन्ग लेसन देता है, जिसमें पावर और सक्सेस तभी मीनिंगफुल होता है जब वो एथिक्स और ह्यूमैनिटी के साथ बैलेंस्ड हो। माँ दुर्गा, जो कि 9 रातों तक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष की। श्री राम, जहाँ पे जिन्होंने वर्षों वनवास में रहकर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। ये पौराणिक कथाएं एक्चुअली हमें प्रेरणा देती है कि प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आज आप कौन सा ऐसा छोटा सा काम करना चाहेंगे
जिससे ये लेसन्स आप अपने लाइफ में उतार सके। याद रखिए, प्रॉब्लम्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, लेकिन उसके साथ स्ट्रेंथ भी आता है, उसके साथ स्ट्रेंथ भी डिफरेंट फॉर्म में आता है, और स्ट्रेंथ हमेशा जीतता है, बशर्ते कि आपको उस स्ट्रेंथ पे बिलीव करना होगा। अगर आप नोटिस किए होंगे तो दशानन रावण के 10 सिर थे, 10 हेड्स। वो 10 सिर एक्चुअली किस चीज का प्रतीक है? उसके अंदर के फ्लॉज का प्रतीक है। फ्लॉज मतलब उसके अंदर के दोष का प्रतीक है। तो आज के डेट में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट पावर है, उसमें भी बहुत सारे दोष है, यानी कि ये 10 हेड, रावण के 10 हेड अलग अलग रूप में उनके अंदर मौजूद है, जो स्टूडेंट को अपने फ्यूचर गोल से दूर करता है, उसे कमजोर कर देता है। मतलब इतना कमजोर कर देता है कि वो अपने एकेडमिक सक्सेस और प्रोग्रेस, उसका पर्सनल ग्रोथ एक्चुअली रुक सा जाता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो अच्छी बात क्या है कि अगर हम इस 10 सिर को पहचान ले और उसको ओवरकम करने का कोशिश करें, किससे? डिसिप्लिन से, स्ट्रेंथ से और कॉन्फिडेंस से, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो गोल ये है कि आपको एक्चुअली आज का आधुनिक रावण का सिर, 10 प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में है और आपको आपके गोल से दूर करता है, उसको खत्म करना है। तो देखिए हम आज के रावण के 10 सिर क्या है। जो स्टूडेंट के अंदर डिमेरिट्स है, जिसकी वजह से वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, वो 10 हैं। एरोगेंस, इग्नोरेंस, सॉरी, पहला इग्नोरेंस, फिर लेथार्जी, फिर इरिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पेशेंट, फिर एरोगेंस, डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर थिंकिंग, फियर। ये 10 सिर आपको एक्चुअली इस हफ्ते खत्म करना है। ना कि इस विजयादशमी से आप ये सीख सकते हैं कि आप अपने हर हफ्ते एक सिर को खत्म करो, ताकि आप अपने गोल को अचीव करो और जो आप अपने लिए तय किए हो वो ईजिली अचीव करो। तो एक्चुअली हम लोग का विजयादशमी का संकल्प यही है कि आप अपने अंदर के रावण को मारें। जीत बाहर को हराने में नहीं है, दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डिमेरिट्स को खत्म करने में है। जो आपके अंदर ये 10 डिमेरिट्स है, जिसकी वजह से ये 10 हेड है, जिसकी वजह से आप अपने गोल से दूर हो, तो इन्हें खत्म करना एक्चुअल में विजयादशमी मनाना है। तो एक एक करके हम सारे इग्नोरेंस, मतलब सारे 10 हेड डिमेरिट्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टूडेंट इस डिमेरिट्स को पहचाने और उससे कैसे निकले। तो पहला डिमेरिट्स है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है? आप कभी कभी देखे होंगे कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आप क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हो, उस चीज के बारे में जानना छोड़ देते हो। तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे बुक से दूर होने लगते हो, नॉलेज से दूर होने लगते हो। तो ये क्या है? ये एक्चुअली इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस का मतलब अनएजुकेटेड नहीं होता है। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता का मतलब सिर्फ अशिक्षित नहीं होता है, बल्कि अपने क्यूरियोसिटी को मारना भी एक तरह का अज्ञानता होता है। और इससे आपका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप में क्लैरिटी नहीं आएगी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं आएगी। जब आप किसी भी चीज़ को डीपली स्टडीज नहीं करोगे तो आप में ये सारी चीज़ नहीं आएंगे। आप इमेजिन करो कि आपके पास नॉलेज का ओशियन है, लेकिन आपको अपना स्टेप ही नहीं बढ़ाना, आपको उसको सीखने के लिए अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को नहीं जगाना, तो आप कैसे उस चीज़ को जान पाओगे? आप उससे दूर जाओगे, और इससे फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि आप अपॉर्चुनिटी मिस करोगे, आप इनकैपेबल रहोगे, आप इनएबिलिटी आपके अंदर डेवलप करेगी कोई भी चीज़ को करने की। ठीक है, तो इससे हम कैसे ओवरकम हो, यानी कि इग्नोरेंस से, अज्ञानता से हम कैसे बाहर निकले? तो इसके लिए सिंपल चीज़ है, आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यानी कि गहन अध्ययन करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फैक्ट्स को पढ़ लेना और उसको रट लेना, नहीं। पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी सोचने की क्षमता बढ़े, हम उन चीज़ों को लेकर के सोच सके, डिफरेंट डायरेक्शन में सोच सके। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो फोकस होकर के पढ़ना, अपनी हैबिट्स को डेवलप करो। जैसे पहले दिन 5 पेज ही पढ़ो, लेकिन इस हैबिट्स को कंटिन्यू रखो। धीरे धीरे आपको कुछ दिनों में आपको ये अंतर पता चलेगा कि आप में कितना डिफरेंस आया। इससे अपने आप को चारों तरफ
अपने तरफ अपने आप के चारों तरफ इन्वायरमेंट बनाओ, किसका, बुक का, मेंटोर्स का, डिस्कशन का, ये सारे चीज जो आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प करती है। क्यूरियस बनो, कोई भी चीज पढ़ो तो हमेशा क्वेश्चन पूछो, उसके आंसर्स को जानने की कोशिश करो, कहीं से भी आपको आंसर्स मिले उसको पूरी तरह से मतलब गहन अध्ययन करने की कोशिश करो, जहाँ से भी जो भी सोर्स आपको मिले उससे उसको निचोड़ निकालने की कोशिश करो। एजुकेशन का मतलब यही होता है। वैसे भी अगर आप इतना डीप स्टडी करोगे तो आप शिक्षित बनोगे, और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। दूसरा है आपका लथार्जी, यानी कि आलस्य। ये एक ऐसा बीमारी है जो एक्चुअली में क्या होता है कि आपको कोई काम करना है तो आप बोलोगे कि कल करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं है। अगर उस काम को आप अभी कर सकते हो तो उसे अभी करो, कल पे मत टालो। और ये कल करने के चक्कर में क्या होता है कि आप एफर्ट्स नहीं लगाते हो, आपकी कंसिस्टेंसी खत्म होती है। इस लेजीनेस की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी खत्म होती है, और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके लर्निंग स्किल है वो कमज़ोर होगी, आप में सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो भी कमज़ोर होगा, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, और फ्यूचर में इसका क्या हार्म्स होगा कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे, आप एकेडमिक में फेल्योर होगे, और आपको फाइनली क्या मिलेगा, रिग्रेट मिलेगा। मतलब ये सब चीज़ होने के बाद आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, रिग्रेट रह जाएगा। तो इस लेथार्जी यानी कि इस लेजीनेस, आलस्य के साथ हम कैसे लड़ सकते हैं, किसके थ्रू लड़ सकते हैं, डिटर्मिनेशन के थ्रू लड़ सकते हैं, मतलब दृढ़ संकल्प के थ्रू लड़ सकते हैं कि आप अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखो कि हमको ये करना है। आप एक चैलेंज की तरह लो, मतलब आप एक गोल सेट करो, छोटा छोटा गोल, 2 मिनट का ही गोल सेट करो और उसको करो। जैसे हम 2 मिनट के लिए ही कोई काम कर रहे हैं, हमको ये करना है, 2 मिनट ही करेंगे लेकिन करना है। धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बन जाएगी, और आप उसका फिर आपका टाइम एक्सीड करेगा, आप उससे 2 मिनट से 10 मिनट करने लगोगे, फिर 30 मिनट्स करने लगोगे। इस तरह से अपने लेजीनेस को खत्म करो, अपने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क स्किल को यूज करो, दोनों को यूज करके करो। इसमें आप क्या करोगे, आप बैलेंस करोगे क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन के साथ। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को मिक्स करो और बैलेंस करो क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन के साथ, और स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन के साथ आप वो चीज करो, और अपने छोटे छोटे गोल्स को सेट करो। और उस गोल्स को जब आप अचीव कर लो तो उसको सेलिब्रेट करो। ऐसा करने से आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो लेजीनेस धीरे धीरे खत्म होगा, और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता जाएगा, और आप अपने गोल के करीब होते जाओगे। तो एक फेमस अब्दुल कलाम एक फेमस लाइन बोले हैं कि आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप अपने हैबिट को चेंज कर ले तो फ्यूचर तो वैसे भी चेंज हो जाएगी। तो आप अपने हैबिट को सही डायरेक्शन में यूज करो, स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी काम करो, अपने छोटे छोटे टारगेट को सेट करो और उसको अचीव करने का कोशिश करो, ताकि आप फाइनल गोल तक पहुंच सको। तो लेजीनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी डिटर्मिनेशन के थ्रू। अब देखो, अगर आप में रिस्पॉन्सिबल नहीं, अब अगर आप अपना दोनों कमी पूरा कर लिए और रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो तो भी आप अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबल का मतलब कि जैसे कोई आपको वर्क दिया गया, मान लो कोई होमवर्क मिला है या कोई वर्क मिला है, तो आप उसको कंप्लीट नहीं किए, उसको छोड़ दिए, ऐसे ही रह दिए, तो ये क्या दिखाता है कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो, आप जिम्मेदारी मतलब गैर जिम्मेदार हो, इसको इररिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे ये आपके हैबिट में बन जाएगा, ये छोड़ने की आदत, इररिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हैबिट में बन जाएगा, और ये हैबिट आपको इफेक्ट करेगा कहाँ, आपका अपॉर्चुनिटी लूज करेगा, आपका ट्रस्ट लूज करेगा, आपका कॉन्फिडेंस वीक करेगा। ये सारे चीज़ आपको वीक करेंगे, जो आपको आपके परफॉर्मेंस घटेगी, आपकी कॉन्फिडेंस लो होगी, मतलब ये सारे चीज़ आपको इफेक्ट करेंगे। तो कभी भी आज के जिम्मेदारी से बचकर आप फ्यूचर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो इसको आप कैसे ओवरकम करेंगे, जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बीमारी की तरह होती है जो धीरे धीरे आपके बॉडी में फैलती है, और जब ये हैबिट बन जाएगी, जब ये बीमारी फैल जाएगी, तो आप इससे ओवरकम कैसे करोगे, डिसिप्लिन वाला इंजेक्शन लेकर के। तो आपको क्या करना है, डिसिप्लिन का इंजेक्शन लेना है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को काटेगी। डिसिप्लिन अपने अंदर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन लाओ, अपने गोल्स को, डेडलाइंस को सेट करो, छोटे छोटे गोल्स को सेट करो और उसको अचीव करो।
धीरे धीरे करके आप अपने हैबिट को चेंज करो, और ये हैबिट जो होती है ना वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 21 डेज का एक हैबिट होता है, वो आपको धीरे धीरे अपने आप को उस डिसिप्लिन में लाओ। एक छोटा छोटा गोल सेट करो और उसको अचीव करो, और उसके लिए अपने आप को कुछ प्राइज दो। इससे आप मोटिवेट रहोगे और डिसिप्लिन में भी रहोगे और आपको अच्छा फील होगा। जिम्मेदारी कभी भी बोझ नहीं होती, वो तो ग्रोथ का एक सीढ़ी होता है, और हर महान व्यक्ति पहले रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि महानता एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आती है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है किसके थ्रू? डिसिप्लिन के थ्रू। तो अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ और ये 21 डेज का चैलेंज लो, और हर दिन रोज छोटे छोटे गोल सेट करो और उसको अचीव करो। फोर्थ वन है आपका इम्पेशेंस। जब आप 3 अवगुण को यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिए, तो फोर्थ वाला क्या है? इम्पेशेंस। आप कोई भी काम को कर रहे हो और उसमें अगर आपको प्रोग्रेस नहीं दिखता है, यानी कि जल्दी प्रोग्रेस नहीं दिखता है, तो आप क्या हो जाते हैं? इम्पेशेंस हो जाते हो, अपना धैर्य खोने लगते हो। यानी कि वो आपको बोरिंग लगने लगता है कि अरे यार, मैं इतने दिन से इतने देर से मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, हमेशा अपने गोल्स को ध्यान में रखो और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड रहो। तो अपने छोटे छोटे गोल्स को सेट करो और उस गोल्स को अचीव करके उसको सेलिब्रेट करो। अपना माइंडफुल रहो, एक्टिव रहो, और अपने लॉन्ग विजन को एक्टिव रखो, दूरदर्शी सोच रखो, और अपने प्रोग्रेस को करते रहो। क्योंकि अनबिटेबल सक्सेस कहाँ से आता है? पेशेंस, परसिस्टेंस और परसिपिरेशंस के थ्रू ही आता है। अब ये इम्पेशेंस को आप किसके थ्रू ओवरकम करोगे? पेशेंस के थ्रू। यानी कि अधीरता को किसके थ्रू ओवरकम करोगे? धैर्य के थ्रू। तो आप धैर्य रखो। क्या होता है ना कि लोग जनरली फेल्स इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते, ऐसी बात नहीं होती। उनमें पेशेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं और जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसका इम्पैक्ट होता है कि मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं और उसमें हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो हम क्या किए? जल्दी उसको गिव अप कर दिए, अरे यार ये हमसे होगा ही नहीं। तो उसको हमको पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ को होने में या बनने में टाइम लगता है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। तो आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेस रुकना नहीं चाहिए। मतलब आपको पेशेंस के साथ अपने लॉन्ग टर्म्स प्रोग्रेस को देखना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके। क्योंकि थॉमस एडिसन बोले हैं कि आप जो सक्सेस करना एक मतलब ऐसा है कि आप एक बार और प्रयास करो। मतलब सक्सेस करने का मतलब गिव अप करना नहीं होता, आपको निरंतर प्रयास करना होता है। वन मोर टाइम, जस्ट वन मोर टाइम। क्या पता कि इस स्टेप के बाद शायद आपको सक्सेस मिल जाए। इसीलिए कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा पेशेंस रखो, धैर्य रखो और धैर्य से अपना काम कर। अब फिफ्थ पॉइंट है, जब आप पेशेंस कर लिए, पेशेंस मतलब अपना धैर्य वाला गुण बिल्ड कर लिए, यानी कि इम्पेशेंट वाला डिमेरिट को हटा लिए, तो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ डिमेरिट है डिस्ट्रैक्शन, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि हर स्टूडेंट में खासकर ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वो अपने गोल से दूर रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? बाहरी चीज़ों से, मतलब एक्सटर्नल चीज़ से उसको मतलब अट्रैक्ट करना। वैसा जैसे गेम्स हुआ, मूवीज़ हुआ, सोशल मीडिया हुआ, गॉसिप हुआ, अननेसेसरी रोमिंग, ये सारे चीज़ डिस्ट्रैक्शन है आज के डेट में, जो स्टूडेंट खासकर बहुत जल्दी इससे अट्रैक्ट होते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो अपना वैल्यूएबल स्टडी टाइम वेस्ट करते हैं, अपना कंसंट्रेशन खोते हैं, और अपनी मेमोरी रिटेंशंस भी उसकी कमज़ोर हो जाती है। और फ्यूचर में इसका क्या हार्म होगा कि उसका पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को भी लूज करेंगे सिर्फ इस डिस्ट्रैक्शंस के कारण। तो इसका आउटकम क्या है? मतलब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन और माइंडफुलनेस के साथ। यानी कि भटकाव को हम एकाग्रता के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, और मतलब उस पे हम विजय पा सकते हैं, विन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आप एक छोटा छोटा टाइम फिक्स करो, अपने स्टडी टाइम फिक्स करो कि हमको इतना स्टडी टाइम करना ही है, और उस स्टडी टाइम को प्रॉपरली यूज़ करो और फोकस के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। और अपने इंटरटेनमेंट को मतलब ब्लॉक करो। जैसे कि
अभी आप रोमिंग कर रहे हो, मतलब मान लो सोशल मीडिया पे बैठे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो 5 मिनट करके आप कितने घंटे वेस्ट कर देते हो। तो उसको मतलब स्ट्रिक्टली ब्लॉक करो कि हमको इतना टाइम पढ़ना ही है, पढ़ने के लिए एक टाइम फिक्स करो और उस टाइम को मेंटेन करो। फिर अपने फोकस को बढ़ाने के लिए मतलब ये अपना जितना डिजिटल मीडिया है उसको थोड़ा सा दूर रखो, जैसे कि अपना मोबाइल टाइम लिमिट करो, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो। और इसके लिए क्या कर सकते हो आप, मेडिटेशन और प्राणायाम कर सकते हो, जिससे आपका माइंड काम रहेगा और फोकस्ड रहेगा, फोकस की तरह काम कर पाएगा। अपने हैबिट्स में चेंज लाओ, जैसे कि अपने गोल्स को रिव्यू करो, अपना गोल्स लिखो। एक्चुअली में जब आप अपना गोल्स लिखोगे ना तो आप फोकस्ड रहोगे कि हमको ये करना है, ये करना ही है, तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा, ठीक है। क्योंकि एक ब्रूस ली कहे हैं कि कंसंट्रेशन ही रूट है किसी भी हायर एबिलिटीज़ का। जो भी हायर एबिलिटीज़ आती है वो कैसे आती है, आप कंसंट्रेट करके, अपने माइंड को यूज़ करके ही, कंसंट्रेट करके ही उस चीज़ को गेन करते हो। तो ये काम करो कि कैसे आप डिस्ट्रक्शन से बच सकते हो, फोकस को ला करके, मतलब भटकाव से बच सकते हो अपने माइंड को एकाग्र करके। और इसके लिए क्या कर सकते हो, प्राणायाम, योगा, जितने भी तरीके हैं आप उसको अपनाओ और उसको मतलब अपने लाइफ में ढालो ताकि आप फोकस्ड रहो। तो अब आपका 6th डिमेरिट क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक ऐसा साइलेंट थिप है जो आपके टाइम और कॉन्फिडेंस को खा जाता है। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाल मटोली। आप अपने नेसेसरी काम को अननेसेसरी वर्क से कैंसिल कर देते हो, कैंसिल आउट कर देते हो। मतलब आप अपना जो आपका नेसेसरी काम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप रिप्लेस करते हो किससे, इंटरटेनमेंट से और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से। तो ये बहुत ही डेंजरस है और इससे आपको क्या होगा प्रॉब्लम, अगर आप इसको ख़त्म नहीं करोगे तो क्या होगा, इससे आपका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। और क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट वर्क दिया गया था आप उसको कैंसिल करके इंटरटेनमेंट करने लगे कि चलो 5 मिनट देख लेते हैं फिर ये काम करेंगे, 5 मिनट देख लेते हैं फिर ये काम करेंगे। और ऑनेस्टली आप खुद से पूछो, क्या वो 5 मिनट आता है, क्या वो काम आप तुरंत करते हो, घंटों बिता देते हो। तो इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और इससे आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको स्ट्रेस होगा क्योंकि आप डेडलाइन मीट नहीं करोगे, आप अपने डेडलाइन को मिस करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, फिर आपकी लर्निंग भी इनकम्प्लीट रहेगी। और फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस से आप वंचित रह जाओगे, वो आपको नहीं मिलेगा, आपकी कॉन्फिडेंस रिड्यूस होगी, आपका अपॉर्चुनिटी वेस्ट होगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को हम लोग किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, किस चीज से ओवरकम कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी से। यानी कि टाल मटोली को हम लोग निरंतरता से रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग को अपने गोल में कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखो, कोई भी बड़ा गोल्स करने के लिए एक बैग करने बैठोगे तो नहीं होगा, तो आप क्या करो, अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद आप उस पर कंसिस्टेंट रहो कि हमको रोज 1 मिनट करना है। इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते रहो और इस पर कंसिस्टेंट रहो, रोज वर्कआउट करो। तो इससे क्या होगा, आप अपना एक चेकलिस्ट, मतलब अपना टास्क का चेकलिस्ट मेंटेन करो कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। जैसे कि आपने 5 वर्क्स अपने आप को असाइन किया कि आज हमको 5 वर्क्स करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप उस दिन 5 वर्क नहीं किए तो 4 भी किए, तो अपने आप को एक रिवार्ड दो, स्टार के तौर पे किस रिवार्ड दो कि 4 वर्क किए तो 4 स्टार, 5 वर्क कर लिए तो 5 स्टार। इस तरह से अपने आप को रिवार्ड दो और अपने छोटे छोटे गोल्स को मतलब अचीव करो। मतलब आप एक स्मार्ट स्मॉल रूल्स को फॉलो करो और प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के एक्शन को फॉलो करो। आप जो कर रहे हो करंट में रहो, फ्यूचर की वरीज मत करो, यानी कि कंसिस्टेंट रहो अपने करंट एक्शन पे, ठीक है। इसीलिए किसी नेपोलियन हिल्स ने कहा है कि किसी भी चीज का वेट नहीं करो, क्योंकि टाइम कभी भी ना सही नहीं होता। आप ऐसा सोचो कि ये टाइम आएगा तब कंसिस्टेंट होंगे, ये टाइम आएगा, बिल्कुल नहीं। आप जहां हो, जिस सिचुएशन में हो, वहीं से स्टार्ट करो, बस कंसिस्टेंट रहो, अपने छोटे छोटे गोल को सेट करो और उस छोटे गोल्स को अचीव करो और उस पर कंसिस्टेंट रहो, डेली करो, डेली बेसिस पे आप अपने वर्क को करो और अपने गोल्स को अचीव करो। इस तरह से आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन वाले डिमेरिट्स को फुलफिल कर सकते हो। 7 प्रॉब्लम है आपका क्या, ओवर थिंकिंग।
अब जैसे बोलते हैं कि आप काम करना शुरू नहीं किए कि आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो, मतलब आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो। आप अपना थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हो और फिर आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप एक्सेस सोचते हो, मतलब एक्स्ट्रा अत्यधिक चिंतन करना उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो ये भी बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि आप एफर्ट्स लगाओगे फिर उसके रिजल्ट का वेट करोगे, और अगर आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिला तो क्या आपको टेंशन होता है, अरे यार मैं इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ फिर भी मैं फेल हो गया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इससे आपका क्या होगा, टाइम किल होगा। ये ओवर थिंकिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस में, कि आपका मेंटल एनर्जी ना ड्रेन होगा, आपकी मेंटल एनर्जी वीक होगी, आपका फोकस और रिटेंशन दोनों ही रिड्यूस होगा। और अगर आप इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं किए, इग्नोर किए, तो ये क्या बिल्ड करेगा आपके अंदर, एंग्जाइटी और हेजिटेशन, जिससे आपका लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस पे भी इफेक्ट कर पड़ेगा और आपके ग्रोथ पे भी इफेक्ट करेगा। तो इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कर्मा से, मतलब अत्यधिक चिंतन को हम अपने कर्म निष्ठा से खत्म कर सकते हैं। वैसे भी गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्तनि कर्मणि। मतलब कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए ना तो कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म से मिलने वाले फल की आशा रखना उचित है। तो हमारे हाथ में कर्म करने, हमारे हाथ में रिजल्ट है ही नहीं, हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कर्म करना कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपना कर्म करो और भरोसा रखो कि आप अगर अपना बेस्ट दिए हो तो आपको रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। तो अपने बेस्ट एफर्ट्स पे ट्रस्ट करो और अपना कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहो। और वैसे भी कहा गया है कि गॉड भी उसी को हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करता है। तो आप इस ओवर थिंकिंग को अपने कर्म से अवॉइड कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, चिंता बिल्कुल चिता के समान होता है। क्या कीजिए, मंथन कीजिए और अपने सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए, जिससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपका 8th प्रॉब्लम है फियर ऑफ फेल्यूर, जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग कंपटीशन जो होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको देख करके ही ये मन में आने लगता है कि अरे यार मैं अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया तो ये जो फियर ऑफ फेल्योर है, टफ कंपटीशन से, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आप उस चैलेंज को लेने के लिए ही तैयार नहीं होते हो, गिव अप कर देते हो। मतलब आप न्यू चीज़ ट्राई ही नहीं करते, अपना एफर्ट्स ही नहीं लगाते, अपने सेफ जोन में वापस आ जाते हो, यानी कि कोई नया चीज़ सीखते ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप फिर से कंफर्ट जोन में आ गए, यानी कि आपने सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो इस फियर ऑफ फेल्योर्स को क्या चीज़ से अवॉइड करेंगे, ये असफलता का भय को किस चीज़ से अवॉइड करेंगे, लगन से, यानी कि परसिवरेंस से, लगन से। मतलब आपको क्या करना है कि ये सोचना है कि आपको ट्राई करना है, गिरे तो क्या हुआ, आपके अंदर ये जुनून, ये लगन होना चाहिए कि फेल हुए तो मतलब कि हम अपने लक्ष्य के पास जा रहे हैं, फेल हुए तो इसका मतलब आप कुछ वर्क कर रहे हो। अगर आप वर्क ही नहीं करोगे तो क्या फेल क्या पास, आप पहले ही गिव अप कर दिए तो आप तो वो चीज़ पा ही नहीं सकते। तो अगर फेल हो रहे हो तो इसका मतलब कि आप अपने गोल के पास जा रहे हो, उससे दूर नहीं जा रहे हो। तो अपने आप को रोज 1% बेहतर बनाओ, 1%, हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाओ। जब आप इसको कंपाउंड करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाओगे, आज के डेट से बहुत ही ज़्यादा बेहतर। ये फियर ऑफ फेल्योर का जो डर होता है ना, वो एक्चुअली कंपटीशन किसी और से नहीं होता, भीड़ से कंपटीशन नहीं होता, आपका कंपटीशन आपसे खुद से होता है कि आप आने वाले कर्म में अपने आप को कितना बेहतर बनाओगे, उस चीज़ से कंपटीशन होता है। तो रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाओ। एडिसन का कहना है कि वो 1000 टाइम्स फेल हुए, 1000 तरीके जाने बल्ब को नहीं बनने के, 1000 तरीके जाने के, इस 1000 तरीके से हमने कोशिश किया तो बल्ब इन्वेंट नहीं हुआ। तो फिर से वो ट्राई किए और फिर वो सक्सेस किए। इसीलिए अपना जो ग्रोथ है, अपना माइंडसेट वैसा बनाओ कि आप अपने आप को 1% बेहतर बनाओ। और इस 1% को जब आप कंपाउंड करोगे तो आपको अपने आप में बहुत ही चेंजेस नज़र आएगा। इसीलिए अपने आप को ये फीडबैक दो, अपने आप को गाइड दो कि हमको 1%
रोज बेहतर बनना है और अच्छा करना है और निरंतर कोशिश करते रहना है। अब अगर आप अपने 8 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हो और इस प्रॉब्लम को यानी कि आप अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दिए, तो वो सारे 8 प्रॉब्लम्स जो आपने किल किए वो वेस्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको उन सब के साथ अपने बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही शार्प माइंड का एक्चुअली धरोहर होता है। हेल्दी बॉडी रहेगी तभी आपकी माइंड शार्प होगी। मतलब कि आप अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, कितने लोग हैं जो जंक फूड नहीं खाते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, नूडल्स, ये सब जो हम लोग अपने डेली लाइफ में खाते हैं वो हमारे बॉडी को अनहेल्दी करता है। और जब हम अनहेल्दी होंगे तो हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को कैसे फेस करेंगे? कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को इसलिए नहीं फेस कर पाएंगे क्योंकि हमारी डाइट ही पुअर है, तो हम हमेशा बीमार रहेंगे और उस सिकनेस में हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को अच्छे से, फ्री माइंड से, पावरफुल माइंड से फेस नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमारा ये हेल्दी बॉडी मतलब अनहेल्दी ईटिंग भी हमको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से हमारा बॉडी कमज़ोर पड़ेगा, सिक होगा और हमारा माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही फाउंडेशन है किसका? हेल्दी माइंड का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्वालिटी डाइट्स लेंगे, मतलब अपोषणीय भोजन हम पौष्टिक आहार से रिप्लेस करेंगे। मतलब जो जंक फूड है, मतलब आप ऐसे कर लो 80-20 का रेशियो कर लो, 80% हेल्दी फूड खाना, 20% कभी मूड किया तो अनहेल्दी फूड खा सकते हो, 80-20 का रेशियो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप हेल्दी फूड्स खाओगे तो आपका ब्रेन, आप अपने ब्रेन को सुपर कंप्यूटर समझो। सुपर कंप्यूटर को आप अगर अच्छा पुअर फ्यूल दोगे तो कैसा होगा? वो स्लो चलेगा। और अगर आप उसको अच्छी गुड क्वालिटीज ऑफ फ्यूल दोगे तो वो कैसे काम करेगा? रॉकेट की तरह काम करेगा। तो मतलब आपका ब्रेन पूरा एक्टिवली काम करेगा और एनर्जेटिक वे में काम करेगा। इसीलिए आपको अपने ब्रेन को सही फ्यूल्स देना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, हेल्दी रखना है, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही एक्चुअली माइंड और स्पिरिट को बैलेंस करती है। तो हेल्दी फूड जो है सिर्फ एथलीट्स को नहीं ज़रूरत होती, स्टूडेंट को भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे भी वर्कआउट करना है, अपने करियर्स पे ध्यान देना है, अपना ग्रोथ करना है। अब जब आप अपने 9 प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिए, उसे करेक्ट कर लिए, तो एक चीज़ ऐसी है जो ये चीज़ आप अपने अंदर सारी पॉजिटिविटी लेते भी आए, तो अगर एक ये नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी तो आपको मिला हुआ चीज़ आप खो दोगे। जैसे कि रावण के साथ हुआ, वो क्या चीज़ है? एरोगेंस। एरोगेंस, ठीक है। एरोगेंस ऐसा चीज़ है, यानी कि घमंड ऐसा चीज़ है जो अगर आपके अंदर आ गया तो आप जितना भी चीज़ हासिल किए हो वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि रावण के साथ हुआ। रावण में क्या था? उसके पास सब कुछ था, वेल्थ था, पावर था, फिर नॉलेज था, ऐसा नॉलेज था जिसको हम प्रकांड पंडित बोलते हैं। इतना कठिन संस्कृत श्लोक सारा उसको याद रहता था, जिसको हम लोग ठीक से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाते एक्चुअली में। तो वो इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना वेल्दी होने के बाद, इतना पावरफुल होने के बाद, सिर्फ एरोगेंस की वजह से उसको फेल्योर फेस करना पड़ा। तो ये एरोगेंस आपको अपने नेचर में नहीं आने देना है, क्योंकि प्राइड जो होता है, घमंड जो होता है ना, वो हमें आर्टिफिशियल बनाता है, और जब हम ह्यूमैनिटी जो होता है वो हमें रियल्स बनाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे? इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे? ये हम अहंकार से कैसे निकलेंगे? करुणा से, एम्पैथी से। हमको हमारे अंदर ना करुणा आनी चाहिए। हमारे पास कुछ भी हो, कितना भी चीज़ हो, कुछ भी हम लोग हासिल कर लिए, लेकिन हमारे अंदर वो करुणा आनी चाहिए। हमको दूसरे को हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे के दुख दर्द को समझ सके। एम्पैथी होनी चाहिए कि किसी के स्ट्रगल को देखो तो आप उसके स्ट्रगल को फील करो कि कैसा वो फील किया होगा। तो ये सारे चीज़ आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ये सब, जब भी आप हम्बल होते हो ना, तो बुद्धिमानी से उसको चूज करो। आप हम्बल होगे, एरोगेंस छोड़ोगे, एम्पैथी दिखाओगे, तो आप अपने गोल पे टिके रहोगे। मतलब आप जो भी हासिल किए हो वो आपके पास ही रहेगा। ये ज़रूरी क्यों है? एरोगेंस हटाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपने जो भी हासिल किया वो उस पर आप टिके रहो, वो आपसे छीने ना। लेकिन एरोगेंस की वजह से वो सारा चीज़ छीन सकता है। इसीलिए आपको एम्पैथी होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए किसी के भी प्रति। दोस्तों,
तो अब ये लास्ट है कि हमने अपने सारे हैबिट्स को फिक्स कर लिया और हमने सक्सेस को अनलॉक किया। क्या करके? अपनी निगेटिविटी, यानी कि जो निगेटिविटी वाली बैरियर है उसको हटा करके अपने ग्रोथ को रोकने से बचाया, उसको प्रोग्रेस में किया। आज हम लोग सब कोई बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके कुछ भी हासिल करते हैं। तो हम आज सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स नहीं गिनाए, बल्कि प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आता है, तो उसको हम इस चीज़ से रिप्लेस करके अपने ग्रोथ के साथ में, मतलब अपने ग्रोथ को आगे ले जा सकते हैं, अपने सक्सेस में और सक्सेस पा सकते हैं, अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि रियल गोल्स, रियल प्रॉब्लम जो होता है ना, वो हम जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको जितने भी निगेटिव चीज़ होते हैं उसको हम पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे हार्मफुल हैबिट्स हैं उसको हम कंस्ट्रक्टिव वर्क से रिप्लेस कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को साइन करा सकते हैं। मतलब अगर सारी बुराइयां खत्म होगी तो ऑब्वियसली हमारे पोटेंशियल में इंक्रीज होगी और हम साइन करेंगे। तो ये जर्नी जो है ना वो हमेशा स्ट्रगल वाली होती है। किसी की भी जर्नी, किसी की भी लाइफ इजी नहीं होती, सबके लाइफ में स्ट्रगल्स होता है। तो स्ट्रगल से पैनिक नहीं होना है, उसे कामली हैंडल करना है और पेशेंस के साथ हैंडल करना है। क्योंकि हर स्ट्रगल, जितना ज़्यादा स्ट्रगल उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। क्योंकि स्ट्रगल जब भी आती है ना, प्रॉब्लम जब भी आती है, वो आपको गिराने के लिए नहीं आती, वो आपको ये बताने के लिए आती है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और इससे और ऊंचा करो, यानी कि आपको वो और ऊंचा ले जाने के लिए आती है। तो उससे डरो मत, उसको फेस करो और अपने लाइफ को और हाई पर ले जाओ। वैसे भी आपको याद होगा, एक मूवी है 1976 की, बजरंग बली वाली फिल्म है। ये धार्मिक स्टोरी है जिसमें बजरंग बली एक्चुअली 7 समंदर को पार करना चाहते थे, लेकिन उनको अपनी एनर्जी का एहसास नहीं था। तो उनको दूसरों ने, यानी कि जामवन जी ने इस गाने के थ्रू, हे मनवा रे मरवा जीवन है संग्राम, क्योंकि सच में लाइफ एक संग्राम ही है, संघर्ष ही है, स्ट्रगल ही है। तो उसको इसके थ्रू याद दिलाया कि आपके अंदर वो एनर्जी है और आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये मूवी नहीं देखे हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो। ये अच्छी स्टोरी है, एक धार्मिक स्टोरी ही है, लेकिन इससे मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है अगर आप इसको मैसेज की तरह देखो तो। ठीक है, तो इस विजयादशमी के दिन, मतलब इस विजयादशमी में हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने अंदर के रावण को मारो बकायदा, कि दूसरों को हराने या सिर्फ पुतला जलाने से उससे कुछ नहीं होना है। आपके अंदर जो 10 सर का रावण है, जो 10 दोष है, उसको ख़त्म करो और अपने आप को हाई पर ले जाओ और अपने आप को ग्रो करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर उस इंसान से शेयर करें जिससे आप चाहते हैं कि अगर उसमें ये बुराई है और वो ख़त्म हो। थैंक यू।